हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता स्टडी IQ पे। और मैं कविता आज आपको बताने जा रही हूँ अपने संविधान निर्माण की सीरीज़ में एक नया पार्ट, और ये रिलेटेड है हमारी प्रस्तावना से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट से, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, ये आपको दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आप जो है डीप, मतलब कि डीपली, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको जो है कहीं और ना मिले, लेकिन इतने अच्छे से सीक्वेंस में शायद ही मिले। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे पहले वाले वीडियो भी देखें, तो आपको इसको पूरी एक सीरीज में पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, और इसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, पहला है हमारा क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश ने संविधान के प्रस्ताव को सम्मिलित किया? ठीक है, तो वो देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में जो है शामिल किया। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किस विद्वान ने कहा? तो ये जो है, ये हैं N.A. पालकीवाला। पालकीवाला संविधान सभा के सदस्य भी थे। जब इन्होंने प्रस्तावना के बारे में जानकारी ली या पढ़ा गया, तो इन्होंने इस विषय में अपने ये विचार व्यक्त किए। ये आपको किसी भी पेपर में एक कोटेशन दे देंगे, कथन, और पूछेंगे कि ये किस विद्वान ने दिया, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आपको सही ऑप्शन ढूंढना होगा। तो वो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? N.A. पालकीवाला। ठीक है, फिर है अपना अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना को संशोधित किया गया? ठीक है, मतलब कहने का कि संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया हमारे जो संविधान है उसमें उल्लेखित है। और प्रस्तावना को जो संशोधित किया गया वो किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि सन 1976 में आया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, और एक क्या कहते हैं, भाईचारे का। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की? हमारा आंसर होगा 1949। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन दे देंगे, इसके साथ ही आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। फिर है, संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो संप्रभुता का अर्थ है ना किसी अन्य देश पे निर्भरता, और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन होना। ठीक है, डोमिनियन मतलब ना तो किसी के अधीन होना और ना किसी पे निर्भर होना, यानी पूर्णतया स्वतंत्र होना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय समाजवाद के क्या लक्षण हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक होता है राजतंत्र समाजवाद, यानी कि जिसे साम्यवादी समाजवाद भी कहते हैं, जो कि चीन में है। ठीक है, अब हमारे देश का जो समाजवाद है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब जो हमारा प्रमुख होता है उसे हम स्वयं चुनते हैं, और क्या कहते हैं, चीन में ऐसा नहीं है। चीन का जो प्रभुत्व है, शी जिनपिंग को आप जानते हैं, वो कितना ही मतलब महत्वाकांक्षी है, और क्या कहते हैं, हिटलर शाही है उसकी पूरी। अभी कोरोना फैलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए बहुत सारे देश उस पर कार्रवाई भी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारा देश विश्व बंधुत्व भाईचारे पे विश्वास करता है, और अपने पड़ोसियों पे चाहे वो कैसी भी हरकत करें, विपदा के समय उनकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ का ही वाक्य है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो बच्चों, ये जो परिभाषा है
वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई। सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि हमारे न्याय प्राधिकरण के शीर्ष पर विद्यमान है और उसका निर्णय सभी के लिए मान्य है और पक्षपात पूर्ण ना होकर के एक समान रहता है। उसी ने यह बताया कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो वहाँ के नागरिकों को हर प्रकार से क्या कहते हैं स्वतंत्रता देना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो और विचार की भी, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे जो ये क्या कहते हैं फेसबुक है, इंस्टा है और इसके अलावा हमारे न्यूज़ चैनल से कभी कभी ऐसी न्यूज़ें दिखाते हैं जिसकी अन्य देशों में दिखाने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से आपको स्वतंत्रता देता है और ऐसा किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समाजवाद के कितने रूप हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि समाजवाद के दो रूप हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद या राजाश्रित समाजवाद। मतलब कहने का, लोकतांत्रिक समाजवाद जहाँ पे लोग अपना नेता स्वयं चुनते हैं, जैसे हम चुनते हैं वोटिंग के द्वारा, हमारे जितने वयस्क बच्चे हैं और हम लोग जो बड़ों की श्रेणी में आते हैं, मतलब जो काफ़ी दिन से मतदान कर रहे हैं, और वयस्क बच्चे यानी जो नए 18 साल के उम्र में आते हैं, वो भी से लेकर के उसके आगे तक मतदान द्वारा हम लोग अपना नेता सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है और वो अपने पूर्णतया तानाशाही चलाते हैं। एक तरीका से इसको हम कह सकते हैं तानाशाही शासन। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय समाजवाद किन दो प्रमुख विचारों को सम्मिलित करता है? तो भारतीय समाजवाद में मार्क्सवादी समाजवाद को भी स्थान है और गांधीवादी को, ये दोनों का सम्मिलन है, यानी कि कहीं पर तानाशाह और कहीं पर जो है नरम, दोनों का मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि कोई देश के हित में निर्णय लेना है तो उसके लिए आप अपने आप को कमज़ोर फील करें, नहीं, उस जगह पे मजबूत, और जहाँ पे देश के हित में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो भावनात्मक हो, वहाँ पे भावनात्मक। जैसे कि अभी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं पूरे घटनाक्रम में, लॉकडाउन से लेकर के श्रमिकों को घर तक छोड़ने में, तो ये सब उसी का उदाहरण आपके सामने समाज में आते जाते हैं समय समय पर। फिर है, किस संदर्भ में भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया गया है? तो वो है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की आर्थिक नीति 1991। लचीला कैसे, मतलब कहने का कि अगर हमारे देश को कुछ आर्थिक लाभ चाहिए तो हमें अपनी नीतियाँ कुछ लचीली, यानी उसमें कुछ ढील देनी पड़ेगी, कुछ छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, जब मतलब अगले को ये लगेगा कि हाँ वहाँ काम करने से हमें थोड़ा लाभ मिलेगा, तभी तो वो आकर के हमारे यहाँ काम करेगा, मतलब अपनी कंपनी लगाएगा, जिससे रोजगार के अवसर आप बढ़ेंगे और दूसरों को मिलेंगे भी। अब आते हैं, देखिए जैसे कि अभी इस समय में चीन से जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो वहाँ से पलायन कर रही हैं। अब क्योंकि चीन के बाद दूसरा सब सर्व सक्षम देश हमारा भारत है, तो इसीलिए ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी आशा की जाती है कि उनमें से कुछ कंपनियां हमारे देश में भी आएंगी। तो आने के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उनको आकर्षित करने के लिए हम कुछ कानूनों में बदलाव करें, कुछ छूट दें। हालांकि ऐसा संभव है कि जो है इससे कुछ समय तक हमें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, पर यह हमारे भविष्य के लिए अवश्य ही अच्छा संकेत होगा। अब आते अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। यानी कि हमारे अनुच्छेद में ये कहा गया है कि आपको अपने धर्म के अनुसार पद्धति अपनाने, पूजा करने और क्या कहते हैं अपना जीवन शैली अपनाने का अधिकार पूर्णतया मिलेगा। अब आते हैं लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपना प्रतिनिधि अपने आप से चुनते हैं, डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारा नेता चुनते हैं। ठीक है, नेता चुनाव हम नहीं करते। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख यंत्र कौन से हैं? पहला है परिप्रेक्षा, फिर पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह।
परिप्रेक्षा मतलब आपस में डिस्कशन करना। पहल मतलब शुरुआत करना। प्रत्यावर्तन मतलब प्रत्याशी को वापस बुलाना, यानी कि अगर वो कोई प्रत्याशी चुनाव के क्षेत्र में खड़ा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं। और फिर सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण है जनमत संग्रह, यानी कि वोटिंग। फिर आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक तंत्र का प्रमुख लक्षण क्या है? अब इसका आंसर है चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा सर्वोच्च शक्ति का जो है उपयोग करना। ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अन्य किस लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है? वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र वो होता है जिसमें संसद की सर्वोच्चता होती है, जैसे हमारा भारत। और मतलब कोई कानून अध्यादेश कुछ भी पास करना है तो उसमें पहले हमें संसद की अनुमति लेनी होगी, सदस्यों के द्वारा वो कानून पास किया जाएगा, तब वो पारित होगा। अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है वो है अमेरिका में। वहाँ पे सर्वेसर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून पे वो सलाह तो लेता है, पर करता वो है जो उसे उचित लगता है। ठीक है। लोकतंत्र के कितने लक्षण हैं? लोकतंत्र के निम्नलिखित लक्षण है। कौन कौन से? वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष के जितने भी से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को मत देने का अधिकार। समसामयिक चुनाव, यानी कि समय समय पर चुनाव होना। कानून की सर्वोच्चता, यानी न्यायालयों को प्रधानता दी जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा भेदभाव का अभाव। मतलब कहने का न्यायपालिका सरकार के अधिकारों से ऊंची होती है, अलग होती है, यानी कि वो अपना निर्णय बिना किसी पक्षपात के दे सकती है, इस डर के बिना कि सरकार हमको दबाव डालेगी, प्रेशराइज करेगी। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? हमारा आंसर है राजशाही तथा गणतंत्र। फिर है अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है? पहला अर्थ है राजनीतिक संप्रभुता जनता के हाथों में, और दूसरा अर्थ है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। मतलब कि किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि वो अगले वर्ग का शोषण कर सके। ठीक है। और राजनीतिक संप्रभुता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि अगर हम चाहें तो अपना नेता हर 5 साल में बदल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का क्या अर्थ है? भारतीय गणतंत्र का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर होगा भारत का प्रमुख या अध्यक्ष चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। ऐसा नहीं है किसी कोई भी नेता बन जाए, नहीं, उसको हम चुनेंगे, वही हमारा नेतृत्व करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप क्या परिलक्षित करता है? तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिलाकर क्या होता है? अनुपातिक न्याय। जैसे कि हम लोग अनुपात निकालते हैं ना, 2 को जोड़ के बटा 2 करके, बिल्कुल वैसा, यानी कि बराबर बराबर, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारा आंसर होगा रूसी क्रांति। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डिस्कशन मैं अपने आगे के आने वाले वीडियो में जरूर करूँगी डिटेल में। ठीक है। तब तक के लिए इतनी जानकारी। आगे देखते हैं। प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से प्राप्त किया गया है? हमारा आंसर है फ्रांस की क्रांति, और ये हुई थी 1789 से 1799, यानी पूरे 10 साल चली। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समता के कितने आयाम हैं? तो बच्चों समता के 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि तीनों क्षेत्र में समता हमारे देश की जो है स्वरूप को तैयार करता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अनुच्छेद 14 में किस समता का उल्लेख किया गया है? तो हमारा उत्तर है विधि के समक्ष समता का। जैसा कि आप जानते हैं कि कानून जो है सबके लिए समान है, और इसी का उल्लेख इस अधिनियम, इसी अनुच्छेद में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर है अनुच्छेद 15 में। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है,
इसको प्लीज़ जन्म स्थान पढ़ें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? हमारा आंसर है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? हमारा आंसर है अनुच्छेद 18 में। उपाधियां जैसे कि सर, राजा, ठीक है, ऐसी उपाधियां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए दी गई थी। और जो है इस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 18 के द्वारा इन उपाधियों का अंत स्वतंत्रता के बाद कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान के दो ऐसे अनुच्छेद जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। तो दो ऐसे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? एक मतदाता सूची जो अनुच्छेद 325 के अंतर्गत आती है, और दूसरी है वयस्क मताधिकार, यानी कि जो अनुच्छेद 326 के अनुसार होता है। ठीक है, राजनीतिक समता मतलब सबको समान मिलता है। मतदाता सूची में भी आप समान रूप से रखे जाते हैं, बिना किसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पावर के आधार पे अलग किए हुए। वैसे ही वयस्क मताधिकार में क्या है? अगर आप 18 साल से हैं तो चाहे आप नेता के संतान हो, या एक मजदूर की संतान हो, एक श्रमिक की संतान हो, आपको समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन का पर्याप्त साधन, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार किस सुरक्षा भाग में दिया जाता है? तो वो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 20 में। ठीक है, मतलब कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक ही काम कर रहे हैं तो एक बराबर काम के लिए एक बराबर तनख्वाह। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रस्तावना द्वारा बंधुत्व की किन दो बातों को सुनिश्चित किया गया है? पहला, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता। मतलब कि हमें एक दूसरे का, व्यक्तियों का व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने देश की एकता का भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है? तो वो है अनुच्छेद 51 का। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो एक कथन आया था उसमें बताया था कि आपको पेपर में कथन दे देंगे और पूछेंगे ये कथन किस विद्वान का है। ठीक है, अगर वन लीनियर क्वेश्चन में पूछते हैं तो क्या करेंगे? कह देंगे कि सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा क्या कहा गया, किसके परिप्रेक्ष्य में? संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको वो कथन बताना होगा। यानी ये क्वेश्चन जो दो प्रकार से आ सकता है। वन लीनियर में आएगा तो आपको कथन बताना होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ में आएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। दोनों के लिए क्या जरूरी होता है कि हमें कथन भी पता हो और कथन को कहने वाले का भी। तो कथन क्या है? संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन है। और किसने कहा है? वो है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी। इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे। अब आते हैं अपने अगले कथन पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कथन है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्यों का भविष्य फल है। ठीक है, ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। इसके साथ भी सेम है, या तो आपसे विद्वान पूछेंगे, वन लीनियर में आपसे कथन पूछेंगे। ठीक है, कि प्रस्तावना को कथनों के द्वारा समझाओ, ये आपका एक डिटेल हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार से पढ़िए कि आपको छोटे छोटे भागों में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप एक ध्यान से मेरे पूरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ इसको देखते देखते ही याद हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी अगर आप इसका एक डिटेल चाहें प्रॉपर, जैसा कि मैंने पहले जब अधिनियम शुरू किए थे तो मैंने इनका क्या किया था, पहले टॉपिक बताया था पूरा डिटेल से, पॉइंट पॉइंट से, और फिर जो है मैंने आपका वन लीनियर क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, फिर बाद में जब हम एक वे में आ गए तो मैंने सिर्फ वन लीनियर क्वेश्चन ही बताए हैं। लेकिन अगर आपको टॉपिक चाहिए इससे रिलेट तो मैं आपको इससे रिलेट टॉपिक भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस विद्वान, किस प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्र ने कहा प्रस्तावना को
संविधान की कुंजी नोट्स कहा है? तो ये हैं हमारे सर अर्नेस्ट वाकर, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है जो इन्होंने 1951 में लिखी वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल व पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें जो है क्या है, इसमें इन्होंने बताया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विशेषता के बारे में बताया कि इसको ये कुंजी नोट्स कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इन सबको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अब है 1960 के किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संविधान का एक भाग नहीं है? ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम? प्रस्तावना के बारे में। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है। तो ये कहा गया बेरुवाड़ी संघ मामले में। ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। मैं आपका एक वीडियो, आई होप मैं अगले वीडियो में, इसके बाद वाले में इसका जो है पूरा डिटेल जो ये अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि क्या क्या बेरुवाड़ी संघ है, केशवानंद भारती हैं, आपका मिनर्वा मिल का मामला है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल दूंगी। पूरा एक टॉपिक ही मेरा उस पर रिलेट करेगा। ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन सब के बारे में। अभी हम वन लीनियर तैयार करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल क्वेश्चन के लिए भी प्रोवाइड कराऊंगी। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन से दो महत्वपूर्ण मामले जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को बदल करके कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? जैसा कि अभी मैंने इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये कब कहा? 1960 में। 1960 के बाद जो मामला आया, कौन से दो इम्पोर्टेंट मामले थे? पहला है केशवानंद भारती मामला जो आया 1973, यानी कि 1960 से 13 साल बाद, और उसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया का मामला जो आया 1995 में। आया समझ में? तो ये दो मामले थे जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला बदल दिया, उसमें चेंज ला दिया। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं होती, समय के साथ हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बस वो परिवर्तन समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए हितकारी होना चाहिए। फिर आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, और इसको बिल्कुल ही आप अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन केवल एक ही बार हुआ है। ठीक है, केवल एक बार, और ये संशोधन हुआ है किस नियम के तहत? हमारे 42वें क्या कहते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और उसके बाद से कोई भी संशोधन प्रस्तावना में नहीं हुआ है। हमारा संविधान संशोधित हो सकता है पर हमारी प्रस्तावना संशोधित नहीं हुई है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो बच्चों आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम अपने जितने ये मामले हैं, केशवानंद भारती, बेरुवाड़ी भारती, और इसके अलावा जो और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सब के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है मेरा ये चैनल देखते रहें। थैंक यू।